सिलेक्शन स्टेटमेंट टाइप 2। टाइप 2 तो ये है स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये हम कब यूज़ करते हैं? स्विच केस स्टेटमेंट हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। मेनू ड्रिवन का मतलब यहाँ पर यूज़र को कुछ मेनू दिया जाएगा, मतलब मेनू ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा 1 2 3 4 ऐसा करके, और यूज़र को इसमें से कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन को यूज़र सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर बेस करके कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कर सकते हैं जहाँ पर 4 ऑप्शंस होगा, ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसके पास नंबर होगा 1 2 3 4। यूज़र जो नंबर को सिलेक्ट करेगा उसके ऊपर बेस करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा दो नंबर के बीच में। तो नंबर भी हम यूज़र के पास से ले सकते हैं और एज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये डेटा एंट्री प्रोग्राम में भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी कुछ मेनू डिस्प्ले करेंगे, ऐड रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, डिलीट और डिस्प्ले रिकॉर्ड। तो इसके साथ भी नंबर दिया जाएगा। यूज़र जो नंबर को क्लिक करेंगे उसके ऊपर बेस करके हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करेंगे और एडिट करेंगे, सर्च करेंगे, एट्सेट्रा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए हम स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये हम ई फेल से नहीं कर सकते, हम ये ई फेल से भी कर सकते। एक्चुअली स्विच केस स्टेटमेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो और भी जो लैंग्वेज है मतलब पाइथन जो लैंग्वेज है, तो वहाँ पर तो हम देखा था पहले कि पाइथन में स्विच केस नाम ये बोलकर ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है। ओके, वहाँ पर हम ई फेल से ही काम करता हूँ। तो इसका यही मतलब है कि हम जो प्रोग्राम स्विच केस से अभी कर रहा हूँ वो हम ई फेल से भी कर सकता हूँ। हम वो करके भी दिखाएंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम वो हम ई फेल से कैसे लिख सकते हैं। मतलब जो जो प्रोग्राम हम स्विच केस से लिखेंगे वो सभी हम ई फेल से लिख सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। मतलब जो जो प्रोग्राम ई फेल से लिख सकता हूँ सभी प्रोग्राम स्विच केस से नहीं लिख सकता हूँ। तो इसके लिए ई फेल्स मोर पावरफुल है देन स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस हम यूज़ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है। तो ई फेल्स स्टेटमेंट से हम सभी प्रोग्राम लिख सकता हूँ, लेकिन स्विच केस स्टेटमेंट से सभी प्रोग्राम नहीं लिख सकता हूँ। ओके, यही पॉइंट है। और इसके बाद हम जो चाहे कर सकता हूँ। तो अब देखता हूँ इसका सिंटैक्स क्या है। स्विच केस का जो सिंटैक्स है, पहले लिखना होगा स्विच एक कीवर्ड। ओके, तो स्विच एक कीवर्ड है और इसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर लिखना है एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल भी देख सकता हूँ और कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ। वेरिएबल कांस्टेंट दोनों ही अलाउड है एक्सप्रेशन में, कुछ भी एक्सप्रेशन हम लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और इसका जो टाइप होगा ये इम्पोर्टेंट है। इसका टाइप क्या होगा? तो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही अलाउड है, इंटीजर और कैरेक्टर। कैरेक्टर भी इंटरनली इंटीजर ही है, मतलब इंटीग्रल ही है। सो इंटीजर और कैरेक्टर दोनों ही अलाउड है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप नॉट अलाउड। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दैट सभी टाइप यहाँ पर अलाउड नहीं है, सिर्फ इंटीजर एंड कैरेक्टर ही अलाउड है। तो ये हुआ एक्सप्रेशन। और इसके बाद देना होगा एक ब्रेस। ब्रेस ओपन करना है और उसके बाद नीचे में लिखना है, और साइड में भी लिख सकता हूँ, एक ही लाइन पे भी लिख सकता हूँ, केस। तो ये भी एक कीवर्ड है, स्विच भी एक कीवर्ड है और केस भी कीवर्ड है। केस लिखने के बाद हमको कुछ कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट ये भी इंटीजर और कैरेक्टर ही हो सकता है और कुछ नहीं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कांस्टेंट लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, और कैरेक्टर में ABCD सिंगल कोट में। अगर कैरेक्टर में लिखना है तो सिंगल कोट के अंदर ही लिखना है, और अगर नंबर लिखना चाहता हूँ इंटीजर तो 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकता हूँ।
और इसके बाद देना है कोलोन, और उसके बाद स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, और इसके नीचे हम ब्रेक लिख सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, हम ब्रेक लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। तो हम दिखाऊंगा कि ब्रेक लिखने से क्या होगा और नहीं लिखने से क्या होगा, तो हम थोड़ी देर बाद देखता हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या कि सी कंपाइलर इस एक्सप्रेशन के साथ एक कांस्टेंट को कंपेयर करेगा। तो मतलब यहाँ पर सारे जितना कांस्टेंट हम लिखा है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक स्टेप बाय स्टेप वो कंपेयर करते करते जाएगा। मतलब पहले ये एक्सप्रेशन के साथ ये कांस्टेंट 1 को कंपेयर करेगा, और अगर नहीं मिला तो नीचे आकर सेकेंड जो कांस्टेंट 2 लिखा है, ओके, ऐसा करके हम बहुत सारे केस स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट 3, ऐसा करके हम नीचे तक लिख सकता हूँ। तो सारे कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेगा जब तक ना मैच हो रहा है। तो पहले जो कांस्टेंट मैच कर जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन के साथ जो कांस्टेंट मैच कर जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट, तो एक भी स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकता है, सभी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। और इसके बाद अगर ब्रेक नहीं मिला तो वो क्या करेगा, उसका नीचे भी आ जाएगा, ओके, नीचे तक चलता ही रहेगा जब तक ना ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पर अगर ब्रेक नहीं दूँ तो क्या होगा, पहले जो केस स्टेटमेंट मैच करेगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो नीचे भी चलता रहेगा जब तक ना उसको ब्रेक मिल रहा है। अगर ब्रेक कहीं भी नहीं मिला तो वो नीचे तक चलता रहेगा, एकदम नीचे तक, जब तक ना स्विच का जो क्लोजिंग ब्रैकेट वो मिल रहा है। तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट नाम का भी एक स्टेटमेंट हम लिख सकता हूँ, ये भी ऑप्शनल है। तो ये हम पहले जो इफ एल्स देखा था उसका एल्स के साथ हम कंपेयर कर सकता हूँ, ये एल्स जैसा ही है। तो इफ में एल्स कब एग्जीक्यूट होता था, जब एल्स का ऊपर जितना कंडीशन था वो सभी जब फेल हो जाता था तभी इफ का एल्स एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, डिफॉल्ट के ऊपर जितना केस स्टेटमेंट है सभी अगर फेल हो जाता है तभी ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी ऑप्शनल है, इफ में जो एल्स भी ऑप्शनल था, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि डिफॉल्ट भी ऑप्शनल ही है। अगर लिखा तो इसके ऊपर जितना केस स्टेटमेंट है अगर सभी फेल हो गया तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर डिफॉल्ट नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब तब कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये एल्स के साथ हम कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब डिफॉल्ट इज इक्विवेलेंट टू एल्स स्टेटमेंट ऑफ इफ। तो ये डिफॉल्ट अगर एकदम नीचे है, ये यहाँ पर और एक बात है कि ये यहाँ पर हम कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2 ऐसा जो सीरियली लिखा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सीरियली लिखना होगा। तो ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब हम कांस्टेंट 2 को ऊपर लिख सकता हूँ, 1 को नीचे, ओके, नंबर कुछ भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये डिफॉल्ट भी नीचे ही लिखना है ऐसा कोई मतलब नहीं, इसको भी ऊपर लिख सकता हूँ, लेकिन उसका काम लास्ट में ही होगा। हम डिफॉल्ट को ऊपर ही लिखूं या नीचे, बीच में जहाँ चाहे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका काम लास्ट में ही होगा। मतलब वो पहले सभी केस को मैच करके देख लेगा कि अगर ये मैच हो रहा है या नहीं। ये केस स्टेटमेंट जो है इसके साथ जो कांस्टेंट है इसके साथ पहले मैच करके देख लेगा कि ये अगर मैच हो रहा है या नहीं। अगर किसी भी केस मैच नहीं हो रहा है तभी डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, ओके। मतलब डिफॉल्ट अगर ऊपर में लिख दूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ही डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफॉल्ट बाद में ही एग्जीक्यूट होगा। पहले ये केस कांस्टेंट को चेक करेगा, अगर किसी भी केस मैच नहीं किया तभी डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, ओके, पहले नहीं, ओके। तो अब एग्जाम्पल देखता हूँ तभी ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ओके। तो हम यहाँ पर आता हूँ कोड ब्लॉक्स में। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, अब अभी यूज़र के पास से नहीं ले रहा हूँ,
अभी एज्यूम ही कर रहा हूँ, बाद में यूज़र के पास से लेकर काम करूँगा। तो इंट x इक्वल टू 5, एक नंबर स्टोर किया। हमने तो पहले ही बोला कि स्विच केस इंटीजर और कैरेक्टर के साथ काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ नहीं करता है। ओके, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी चेक करके देख सकता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो स्विच कीवर्ड लिखना है और ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल, मतलब ये जो x लिया है ये लिख सकता हूँ, और 5 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल कांस्टेंट दोनों ही अलाउड है यहाँ पर, और देना है ब्रैकेट। और अभी तक जो लिखा हूँ इसी लिखकर छोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ काम नहीं होगा ऑब्वियसली। ये तो ब्लैंक है, लेकिन ये वैलिड है, मतलब स्विच के अंदर ये ब्लैंक रह सकता है। और इसको अगर चलाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चल रहा है। अब लिखना है केस स्टेटमेंट। तो केस ये कीवर्ड है, और इसके बाद लिखना है कांस्टेंट। ये भी इंटीजर हो सकता है और कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट लिख दूं तो देखता हूँ क्या होता है। से लिखा है 4.5 और कोलॉन। तो इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा। ओके, तो इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा। तो स्टेटमेंट हम कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ लिखना होगा, मतलब ये केस कांस्टेंट कोलॉन देकर छोड़ नहीं सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखकर छोड़ दिया तो एरर आएगा। अभी अगर रन किया तो एरर आ गया, बोल रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट 4.5। ये तो हमने फ्लोटिंग पॉइंट दिया इसलिए बोल रहा है। ये जो पहला एरर आ रहा है ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आ रहा है, बोल रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट 4.5 e प्लस 0 फ्रॉम डबल टू इंट। ओके, तो ये डबल सोच रहा है 4.5, इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए ये पहला एरर आ रहा है। तो हमने तो पहले ही बोला कि इंटीजर और कैरेक्टर के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। और जो सेकेंड एरर आ रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड ए प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर ब्रैकेट, बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके ऊपर एक प्राइमरी एक्सप्रेशन वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब ये केस एंड ये जो ब्रैकेट इसके बीच में, इसके अंदर तो अभी कुछ नहीं है, इसके बीच में कहीं पर भी कुछ स्टेटमेंट हमको लिखना है। तो अगर हम किसी भी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता हूँ तो एक सेमीकोलन देना जरूरी है, क्योंकि सी, सी प्लस प्लस, जावा सभी में ये सेमीकोलन का मतलब क्या कि अगर सिर्फ सेमीकोलन देकर छोड़ दूं तो इसका मतलब है ये एक नल स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके, ये नल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट का मतलब एक ब्लैंक स्टेटमेंट, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। सेमीकोलन का मतलब एक नल स्टेटमेंट। तो ये भी हम दे सकता हूँ, ये भी अलाउड है। तो इसका मतलब ही सी समझ लेगा कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। ओके, इसके पहले कुछ लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब तक ये ठीक है। अब अगर चलाऊं तो यहाँ पर ये जो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एरर आ रहा है, ये कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। ओके, ये सेकेंड एरर वो गायब हो गया, अभी एक ही एरर है, वन एरर। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसके लिए ये एरर है। तो अब इसको सिर्फ 4 करता हूँ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब ये चलेगा। ओके, अब कोई एरर नहीं, ये चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये केस के साथ सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर भी अलाउड, कैरेक्टर भी हम करता हूँ थोड़ी देर बाद। और सभी केस के लिए एक नल स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। ओके, सभी केस के लिए नहीं, हम बाद में देखूंगा। अगर यहाँ पर एक ही केस है तो नल स्टेटमेंट मिनिमम एक सेमीकोलन देना ज़रूरी है। और अगर इसके पहले कुछ स्टेटमेंट है तो इसके साथ हम सेमीकोलन नहीं भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर और भी केस है, मतलब केस 3,
तो इसके साथ हम सेमीकोलन नहीं भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको चलाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। ओके, ये जो लास्ट केस स्टेटमेंट, इसके साथ सेमीकोलन देना ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने जो पहले बोला, ये जो सिंटैक्स दिखाया, यहाँ पर ये जो ब्रेक है, हमने ये ब्रेक नहीं दिया है। तो ब्रेक नहीं देने का मतलब क्या कि पहला जो केस स्टेटमेंट, उसको लेकर पहला जो केस स्टेटमेंट मैच कर रहा है, उसके उससे लेकर वो नीचे तक चलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी तक कोई केस स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो तब भी वो ऊपर से लेकर नीचे तक चलेगा जब तक ना ब्रेक मिल रहा है। तो ये सी कंपाइलर चेक कर रहा है कि यहाँ पर तो ब्रेक नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा और देखेगा कि कहाँ पर स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट सर्च कर रहा है। तो हमको किसी ना किसी जगह पर एक स्टेटमेंट देना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने नल स्टेटमेंट दे दिया है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं जगह पर एक स्टेटमेंट लिखना ही होगा, हम सभी केस को ब्लैंक छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया और इसको चलाऊं तो अभी एरर दे रहा है, क्योंकि सेमीकोलन लास्ट में देना ही है। ये एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर ब्रैकेट। ओके, ये लास्ट केस में हमको सेमीकोलन देना है। हमने यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ये लास्ट केस में स्टेटमेंट में सेमीकोलन देना ही होगा, तो यही यहाँ पर रूल है। तो पहले ये सेमीकोलन दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लास्ट में सेमीकोलन हमको देना ही पड़ेगा, और पहले को हम हटा भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको फिर से रन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके ऊपर और भी केस दे सकता हूँ, केस 2, यहाँ पर भी सेमीकोलन दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये लास्ट में सेमीकोलन है, सो नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब यहाँ पर वैलिड स्टेटमेंट लिख कर देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इट इज printf से हेलो। यहाँ पर भी हम ब्रेक अभी नहीं दे रहा हूँ, ब्रेक नहीं देकर चेक कर रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर से हाई और लास्ट में से गुड, और यहाँ पर अभी तक डिफॉल्ट नहीं दिया है और ब्रेक भी नहीं दिया है। तो तब क्या होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू है 5, वो चेक कर रहा है ये x के साथ ये पहले 2 को कंपेयर कर रहा है, मतलब यहाँ पर x डबल इक्वल टू 2 हो रहा है। ओके, इक्वालिटी कंपैरिजन, ये स्विच के स्टेटमेंट में सभी टाइम में इक्वालिटी कंपैरिजन होगा, ये बात हमको याद रखना है। ओके, किसी भी टाइम पे कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं होगा, यही स्विच केस का लिमिटेशन है। ऑल द टाइम सिर्फ इक्वालिटी कंपैरिजन होगा। ओके, इक्वालिटी कंपैरिजन मतलब ये x के साथ ये जो कांस्टेंट, इसके बीच में सिर्फ डबल इक्वल टू ऑपरेटर ही रहेगा। ओके, और कोई ऑपरेटर यहाँ पर यूज नहीं होगा। ये जब डबल इक्वल टू तो सी कंपाइलर यूज कर रहा है इंटरनली, तो सी कंपाइलर इंटरनली डबल इक्वल टू ऑपरेटर ही हमेशा यूज करेगा। ओके, और ये तो मैच नहीं हुआ तो सी कंपाइलर जाएगा सेकेंड केस स्टेटमेंट पे। सो ये x के साथ 3 को कंपेयर करेगा, मतलब यहाँ पर जो होगा कि x डबल इक्वल टू 3 होगा, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, तो वो जाएगा थर्ड केस स्टेटमेंट पे। और यहाँ पर x डबल इक्वल टू 4 होगा, तो ये भी मैच नहीं हुआ। तो अभी तो और तो कोई केस स्टेटमेंट नहीं है और डिफॉल्ट भी नहीं है, तो वो ये क्लोजिंग ब्रैकेट का बाहर चला जाएगा, मतलब लाइन नंबर 25 में चला जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इसलिए प्रोग्राम ख़त्म हो गया और यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर इसको चलाऊँ तो नो आउटपुट।
नो आउटपुट। तो अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दे दूँ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर लिख दिया कि डिफ़ॉल्ट और कोलन देकर से प्रिंट अदर, तो अब ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर सभी केस स्टेटमेंट फेल हो गया तो सभी तो केस स्टेटमेंट फेल ही है, इसके ऊपर जितना है, तो अभी ये अदर एग्जीक्यूट हो गया। ओके ओके, तो अब हम क्या करता हूँ, ये जो 3 लिखा है केस, इसके जगह हम लिखता हूँ 5। ओके, मतलब ये अभी मैच कर जाएगा। तो अब देखता हूँ क्या होता है। तो पहले तो ये 2 के साथ x को कंपेयर करेगा, ये तो मैच नहीं हो रहा है, ये चला जाएगा सेकेंड केस स्टेटमेंट में और चेक करेगा x डबल इक्वल टू 5 है या नहीं। यस, x इज डबल इक्वल टू 5, ये अभी मैच कर गया। तो मतलब ये हाई जो स्टेटमेंट ये वो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये हाई एग्जीक्यूट करके वो नीचे भी चलता रहेगा जब तक ना ब्रेक मिल रहा है। वो सर्च कर रहा है कि कहाँ पर ब्रेक है, यही इसका इंटेंशन है कि वो सर्च कर रहा है कि कहाँ पर ब्रेक है। तो यहाँ पर तो ब्रेक नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो नीचे भी चलता रहेगा। मतलब ये गुड जो स्टेटमेंट ये भी वो एग्जीक्यूट कर देगा, और यहाँ पर भी तो ब्रेक नहीं, वो और भी नीचे चलता रहेगा। और ये डिफ़ॉल्ट जो है मतलब आदर, ये भी एग्जीक्यूट कर देगा, और यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पर तो ब्रेक देना ना देना बराबर है, तो वो तो ऐसे ही बाहर जाएगा। और ये आदर को एग्जीक्यूट करके वो क्लोजिंग ब्रैकेट का बाहर चला जाएगा, दैट इज लाइन नंबर 25। ओके, सो अभी हमारा आउटपुट होगा हाई, गुड एंड अदर। ओके, तो हाई, गुड एंड अदर तीनों एक ही लाइन पे आ गया। और यहाँ पर हम एक \n दे दूंगा, और इसके पहले भी, तभी हाई, गुड एंड अदर सेपरेट लाइन पे आएगा। हाई, गुड एंड अदर, तो ये तीनों वो दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जगह पे ब्रेक नहीं है। तो अब हम किसी भी जगह पे ब्रेक दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल गुड के बाद अगर हमने ब्रेक दे दिया तो यहाँ पर से ब्रेक। ओके, तो अब क्या होगा कि पहला तो ये 5 मैच कर गया, तो इसके लिए हाई तो एग्जीक्यूट होगा ही, और इसके बाद तो कोई ब्रेक नहीं, वो नीचे आ जाएगा। और ये केस 4 ये भी एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब गुड भी एग्जीक्यूट होगा, और इसके नीचे ब्रेक है तो उसका ब्रेक मिल गया। अब वो नीचे नहीं जाएगा, जब ये इसको ब्रेक मिल जाएगा यहाँ से इमीडिएटली ये क्लोजिंग ब्रैकेट का बाहर चला जाएगा, मतलब लाइन नंबर 26 में। मतलब हमारा आउटपुट होगा हाई एंड गुड। ओके, जहाँ पर उसको ब्रेक मिलेगा वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, उसका नीचे वो नहीं जाएगा। सो हमारा आउटपुट होगा हाई एंड गुड। हाई एंड गुड। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम किसी भी जगह पे ब्रेक दे सकता हूँ, ये हमारा ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या चाहता हूँ। ओके, तो हम अगर ब्रेक नहीं चाहता हूँ तो नहीं दूंगा, और ये हमारा रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहता हूँ। तो हम अगर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ जो केस मैच कर गया, उसके लिए जो स्टेटमेंट सिर्फ वही अगर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो हम सभी लाइन पर ब्रेक दूंगा। और अगर ऐसा ही रिक्वायरमेंट है कि उसका नीचे भी जाना है तो हम ब्रेक नहीं दूंगा वहाँ पर। ओके, तो मतलब यहाँ पर अगर सिर्फ हाई इसको ही एग्जीक्यूट करना है तो हम इसके साथ एक ब्रेक दे दूंगा, एक ही लाइन पर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो सिचुएशन है यहाँ पर सिर्फ हाई एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही उसका ब्रेक मिल जाएगा और वो सीधा चला जाएगा लाइन नंबर 26 में। तो अब आउटपुट होगा हाई। ओके, ओनली वन आउटपुट।
तो यही है ब्रेक स्टेटमेंट का काम। जहाँ पर हम ब्रेक दूंगा वहीं पर वो रुक जाएगा, उसका नीचे वो नहीं जाएगा। ओके, तो आप देखता हूँ डिफरेंट सिनेरियो, मतलब क्या क्या और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हमने जो कहा यहाँ पर तो फ्लोटिंग पॉइंट अलाउड नहीं है, ये तो हम पहले ही देख चुका हूँ। और यहाँ पर हम अगर कंडीशन लिखने का कोशिश की, फॉर एग्जांपल सपोज 2 ग्रेटर देन 6, तो ये क्या अलाउड है? तो हमने पहले बोला कि यहाँ पर इंटरनली डबल इक्वल टू ऑपरेटर सी कंपाइलर यूज कर रहा है, तो लेकिन हम यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सी में जो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर, इसका जो आउटपुट ये 1 और 0 में होता है, तो वो तो इंटीजर ही है। ओके, मतलब 2 ग्रेटर देन 6 तो है नहीं, ये तो फॉल्स है, तो लेकिन इसका आउटपुट 0 होगा, तो वो तो इंटीजर है। तो हम ये लिख सकता हूँ, मतलब जो एक्सप्रेशन का आउटपुट इंटीजर और कैरेक्टर में है वो हम लिख सकता हूँ। तो ये 2 ग्रेटर देन 6 का तो आउटपुट इंटीजर में होगा, 0 होगा, तो ये हम लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो ये लिखना और 0 लिखना तो बराबर ही है, तो हम लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एनीवे हम लिख कर दिखाता हूँ, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो अभी भी मैच नहीं करेगा, पहले से भी मैच नहीं करता था और अभी भी मैच नहीं भी करेगा। तो एनीवे हम ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चल रहा है। ओके, तो मतलब हम रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कांस्टेंट के साथ, ये याद रखना होगा, वेरिएबल के साथ नहीं। मतलब अगर हमने ऐसा लिखा कि x ग्रेटर देन 6, अब ये एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट अलाउड है। रिलेशनल ऑपरेटर हम किसी भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये चलाया तो इमीडिएट एरर आएगा, ये बोल रहा है कि एरर द वैल्यू ऑफ 6 इज नॉट यूजेबल इन ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये जो क्लियर बता रहा है, यहाँ पर जो एरर आ रहा है। ओके, तो ये एरर क्या दिया दिया कि int x is not a constant. Okay, the value x is not usable in a constant expression. Okay, x is not a constant, ये क्लियर बता रहा है। ओके, तो इसलिए हम ये जो केस जो है, यहाँ पर केस के साथ कोई वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकता हूँ। स्विच के साथ कर सकता हूँ, स्विच के साथ हम यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन केस के साथ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट ही अलाउड है। ओके, तो यही है कंडीशन। ओके, तो अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, हम यहाँ पर ये हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि दो केस सेम नहीं हो सकता, मतलब डुप्लीकेट केस भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। डुप्लीकेट केस मतलब यहाँ पर अगर केस 6 लिख दिया एक बार, और भी अगर एक दूसरा केस 6 लिख दूँ तो वो अलाउड नहीं है। ओके, यहाँ पर ये स्टेटमेंट अलग हो सकता है, स्टेटमेंट कुछ भी कर दिया, से नाइट, ओके, और गुड नाइट, तो ये दो केस स्टेटमेंट हो गया और इसका वैल्यू सेम है। ओके, सेम केस स्टेटमेंट दोबारा लिख दिया, ये अलाउड नहीं है। ओके, ये अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि डुप्लीकेट केस वैल्यू बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर डुप्लीकेट केस स्टेटमेंट भी अलाउड नहीं है। तो यही केस स्टेटमेंट का, स्विच केस स्टेटमेंट का लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन के पहला तो यह है कि केस के साथ वेरिएबल अलाउड नहीं है, और डुप्लीकेट केस स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, और तीसरा तो है ये फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पर अलाउड नहीं है केस के साथ। ओके, तो यही है लिमिटेशंस, और सभी टाइम में कंपाइलर इक्वालिटी कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ पर और कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा।
और यहाँ पर तो अभी ये तो कोई मीनिंगफुल एग्जांपल हमने नहीं दिया। तो अब एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि हम कहाँ पर ये यूज़ कर सकता हूँ। और एक बात, ये डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट ये हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मतलब ये ब्रेक फिर से हटा देता हूँ। ओके, और ये डिफ़ॉल्ट अब पहले कर दिया, और ये जो डुप्लीकेट इसको भी हटाना होगा, अभी 7 कर दिया। ओके, तो अब ऐसा सिचुएशन है कि डिफ़ॉल्ट हमने पहले कर दिया। तो अब देखता हूँ क्या होता है। तो ये केस जो 5 है अभी ये तो मैच कर जाएगा। ओके, हमने जो पहले बोला कि डिफ़ॉल्ट पहले देने का ये मतलब नहीं है कि पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले तो ये जो केस स्टेटमेंट है ये सर्च करेगा, वो पहले इसके साथ सभी केस के साथ वो कंपेयर करके देख लेगा कि वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर किसी भी केस मैच नहीं किया तभी वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर ये तो केस 5 मैच कर जाएगा यहाँ पर, तो अभी वो डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएगा। तो मतलब केस 5 में मैच कर जाएगा, मतलब वो हाई दिखाएगा, लेकिन इसके बाद तो ब्रेक नहीं है तो वो नीचे भी चलता रहेगा, मतलब वो गुड भी दिखा देगा। सो हमारा आउटपुट होगा हाई एंड गुड। ओके, सो अगर इसको चलाऊं तो इसका आउटपुट हुआ हाई एंड गुड, वो ऊपर नहीं गया। ओके, ऊपर कब जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट में कब जाएगा, जब किसी भी केस मैच नहीं हुआ तो हम फिर से देख रहा हूँ। अगर ये 5 को चेंज करके 15 कर दिया, अब किसी भी केस मैच नहीं होगा 5 के साथ, किसी भी केस अभी मैच नहीं होगा, मतलब अब वो जाएगा डिफ़ॉल्ट में। अब और वो आदर ये प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो ब्रेक नहीं है। मतलब ये आदर दिखाने के बाद वो नीचे चलता रहेगा जब तक ना ब्रेक मिल रहा है। तो यहाँ पर तो किसी भी जगह में ब्रेक नहीं है, मतलब ये नीचे में जितना केस है सभी एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अभी प्रिंट होगा आदर से लेकर नीचे जितना है सब, आदर, हेलो, गुड नाइट, हाई एंड गुड, सभी स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अब अगर दिखाऊं सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, आदर, हेलो, गुड नाइट, हाई एंड गुड। ओके, तो इसका मतलब हम ये जो डिफ़ॉल्ट हम किसी भी जगह पे दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कंपेयर होगा लास्ट में। ओके, ये चेक होगा लास्ट में, पहले ये केस को चेक कर लेगा। अगर किसी भी केस मैच नहीं हो रहा तभी वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, और अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो वो नीचे भी चलता रहेगा। और अगर डिफ़ॉल्ट में अभी ब्रेक दे दूं तो वो सिर्फ आदर दिखाकर रुक जाएगा। ओके, तो आप सिर्फ आदर दिखाकर रुक गया। तो यही है केस एंड डिफ़ॉल्ट। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। ओके, तो अब एक मीनिंगफुल एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर हम ये यूज़ कर सकता हूँ। ये तो कोई मीनिंगफुल एग्जांपल नहीं है। तो अब एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम करूँगा जहाँ पर यूज़र एक चॉइस देगा, जिस चॉइस के ऊपर डिपेंड करके हम दो नंबर के साथ हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ काम करेंगे। तो हम इसलिए दो वेरिएबल लेता हूँ, दो नंबर के लिए, और रिजल्ट के लिए लेता हूँ r, और यूज़र जो चॉइस देगा उसके लिए ch। ओके, ये 4 वेरिएबल लेता हूँ, और x एंड y का वैल्यू भी यूज़र के पास से ले सकता हूँ। तो लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम ही कर लेता हूँ। ओके, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल्स टू 10, और r में तो रिजल्ट रहेगा, और ch में हम यूज़र को बोल रहा हूँ वैल्यू को देने के लिए, दैट इज प्रिंट
एंटर चॉइस, और इसके पहले हमको एक मेनू भी दिखाना है, दैट इज printf, और printf के जगह यहाँ पर puts भी लिख सकता हूँ। तो puts और printf में फर्क क्या है कि puts का जो पहला पॉइंट है ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए अलाउड है, मतलब स्ट्रिंग, हम बाद में डिटेल्स में देखूंगा, स्ट्रिंग के लिए अलाउड है। मतलब यहाँ पर सिर्फ डबल कोट्स के अंदर हम कुछ मैसेज लिख सकता हूँ और वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो स्ट्रिंग क्या है हम बाद में देखूंगा। तो अभी के लिए हम तो स्ट्रिंग यूज नहीं किया है, सिर्फ मैसेज बोल सकता हूँ। कोई इंटीजर कैरेक्टर ऐसा वेरिएबल यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। ओके, मतलब जो बोलना है एक ही बोलना है, इधर मैसेज और वेरिएबल, दो एक साथ नहीं बोल सकता हूँ। यही पुट्स का पहला पॉइंट है। ओके, पहला रेस्ट्रिक्शन। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पॉइंट है कि ये मैसेज दिखाने के बाद ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखूंगा वो मैसेज दिखाने के बाद वो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे लाइन पे चला जाएगा। मतलब प्रिंट एफ में जो \n देना पड़ता है वो यहाँ पर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे चला जाएगा। यही पुट्स का सेकंड पॉइंट है। ओके, तो हमें तो कर्सर को नीचे ही भेजना है, तो इसीलिए पुट्स यूज कर रहा हूँ, बार बार ये \n देने का ज़रूरत नहीं है। तो हम पहला पॉइंट लिख दिया कि एडिशन, ऐड। ओके, सिर्फ सेमीकोलन दे दिया, यहाँ पर \n देने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएगा। और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये puts2 ये सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन, और 3 देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि मल्टीप्लिकेशन, और 4 जो होगा वो होगा डिवीजन। ओके, 4 है डिवीजन। और ये एंटर चॉइस के पहले भी एक \n दे दिया, ये भी पुट्स के साथ भी लिख सकता हूँ, ये पुट्स, और ये \n देने का ज़रूरत नहीं, एंटर चॉइस। ओके, अब ये जो चॉइस जो वेरिएबल दिया ये तो इंटीजर है, इसको लेने के लिए scanf ही लिखना होगा, क्योंकि इंटीजर हम सिर्फ scanf के साथ ही यूज कर सकता हूँ। scanf %d, $ch। ओके, तो अब ये ch के साथ हमें चेक करना है, मतलब स्विच के अंदर ये जो एक्सप्रेशन ये अभी लिखना है ch, मतलब ch के साथ हम केस को, इसके अंदर जो केस लिखूंगा वो ch के साथ कंपेयर होगा। तो इसके अंदर लिखना हो केस 1, अगर यूज़र 1 दिया है तो हम एडिशन करेंगे, मतलब ये दो जो वेरिएबल दिया है x एंड y, इसके साथ एडिशन करेंगे और रिजल्ट रखेंगे r के अंदर। तो हम लिखता हूँ r इक्वल्स टू x प्लस y। तो अब ये रिजल्ट हम यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ और लास्ट में भी दिखा सकता हूँ, मतलब स्विच के बाहर जाकर। तो हम सभी दिखाता हूँ, सभी पॉसिबिलिटी कि हम क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। तो अभी हम प्रिंट को यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ और ब्रेक भी नहीं दे रहा हूँ, तब देखता हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ केस 2, और यहाँ पर r इक्वल्स टू x माइनस y, और नीचे में केस 3 और r इक्वल्स टू x स्टार y, और नीचे में केस 4 r इक्वल्स टू x स्लैश y। तो यहाँ पर किसी भी टाइम में ब्रेक हमने नहीं दिया, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखता हूँ क्या होता है, और डिफ़ॉल्ट भी देता हूँ। तो अगर यूज़र ये 1 2 3 4 में से किसी भी नहीं दिया है
तो मैं एक मैसेज दिखाऊंगा रॉन्ग चॉइस। ओके, तो यहाँ पर किसी भी लाइन पे हम ब्रेक नहीं दिया है, तो आप देखता हूँ क्या होता है। तो प्रिंट दिखाना है, मतलब हमको तो रिजल्ट भी दिखाना है, वो हम अभी स्विच के बाहर जाकर दिखाता है। तो यहाँ पर एक बैकस्लैश एन दे दिया, दैट इज रिजल्ट इज %d कॉमा देकर r। तो सपोज यूजर पहले 1 दे रहा है, ओके, सीच के अंदर, तो अब रिजल्ट क्या होगा, x का वैल्यू है 20 एंड y का वैल्यू है 10। तो 1 तो पहले मैच कर जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब पहले वो 20 प्लस 10 कर देगा, 30 कर देगा, 30 स्टोर कर देगा r के अंदर। लेकिन यहाँ पर तो ब्रेक नहीं है, मतलब ये नीचे भी चलता रहेगा, मतलब वो केस 2 भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो केस 2 में है 20 माइनस 10 x माइनस वाई, मतलब वो 20 माइनस 10 भी करेगा, तो इसका रिजल्ट होगा 10, और ये वो स्टोर कर देगा r के अंदर। और यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, तो वो और भी नीचे चलता रहेगा, और इसका नीचे है x स्टार y, मतलब 20 इंटू 10 भी वो कर देगा, अभी हो जाएगा 200, ये स्टोर हो जाएगा r के अंदर। और यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, तो वो और भी नीचे जाएगा, और 20/10 ये भी कर देगा, और ये तो हो जाएगा 2। ओके, मतलब फाइनली 2 स्टोर होगा r के अंदर, और इसका नीचे जो है ये भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो ब्रेक नहीं। तो रॉन्ग चॉइस ये भी वो दिखा देगा। यहाँ पर एक बैकस्लैश एन देता हूँ, तो ये भी एग्जीक्यूट कर देगा, और अब वो जाएगा स्विच का बाहर और दिखाएगा रिजल्ट। तो दैट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा 2, ओके, नॉट 30। ओके, तो पहले तो 2 दिखाएगा, पहले दिखाएगा रॉन्ग चॉइस, उसके बाद दिखाएगा 2, रिजल्ट इज 2। ओके, तो हमारा आउटपुट होगा पहले रॉन्ग चॉइस, उसके बाद रिजल्ट इज 2। ओके, तब देखता हूँ क्या होता है। तो पहले मेनू आ रहा है, हम देता हूँ 1। ओके, तो आउटपुट क्या है, रॉन्ग चॉइस एंड रिजल्ट इज 2। ओके, मगर रिजल्ट एक्चुअल में आना था 30, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ गया। तो ये आया क्योंकि हमने किसी भी लाइन पे ब्रेक नहीं दिया है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक देना ही है ऐसा तो हमने नहीं बोला है। हम ब्रेक दूंगा या नहीं दूंगा ये तो हमारा ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम अगर चाहूँ तो दूंगा, नहीं चाहूँ तो नहीं दूंगा। ओके, तो अभी हम ब्रेक दे देता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट तो ठीक नहीं आ रहा है। तो अभी हम सभी लाइन पे ब्रेक दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी दैट इज ब्रेक, एंड यहाँ पर भी ब्रेक, एंड यहाँ पर भी ब्रेक। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो एक ही होगा, उसका नीचे वो नहीं आएगा। यहाँ पर अभी रिजल्ट ठीक ही आएगा। अगर 1 दूँ तो 20 प्लस 10 30 स्टोर होगा r के अंदर, वो इसको एग्जीक्यूट करके सीधा चला जाएगा लाइन नंबर 38 पे, और दिखाएगा रिजल्ट इज, जो वैल्यू तब होगा वही दिखाएगा। ओके, तो अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब 1 देता हूँ चॉइस, अब रिजल्ट इज 30। तो यही है ब्रेक का काम। अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करना है जो केस मैच कर रहा है, इसलिए हमको ब्रेक देना होगा। ओके, ओके, तो अब यहाँ पर ये जो हमने प्रिंट लिखा है, ये हम सभी केस के साथ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो वही लिखना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा हूँ ये तो
किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ है। हम देखकर तो बता सकता हूँ ये एडिशन ही हुआ है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है यहाँ पर, किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता था यहाँ पर, तभी तो किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये रिजल्ट क्या है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या हो रहा है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये बेहतर है कि ये इसके अंदर दूँ, मतलब सभी केस के साथ एक डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट दूँ, तभी ये सभी को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो ये हम अभी अंदर कर देता हूँ। अगर बाहर देना है तो हमको लिखना क्या, रिजल्ट हमने जो लिखा था, क्योंकि यहाँ पर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऐसा लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। ओके, मतलब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके वो निकला है ये तो हमको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर रिजल्ट ही लिखना है। लेकिन अगर हमने अंदर लिख दूँ तो हम पर्टिकुलरली मेंशन कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसके लिए हम ये अंदर कर देता हूँ, मतलब केस के साथ लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये एडिशन ही है। ओके, और ब्रेक तो इसके साइड में करना होगा। ओके, और यहाँ पर हम लिख सकता हूँ कि एडिशन और सम इज आर। ओके, और ये हमको यहाँ पर भी लिखना होगा। ओके, दैट इज सम इज, यहाँ पर सम नहीं होगा, यहाँ पर होगा डिफरेंसेस आर, एंड यहाँ पर होगा, ये ब्रेक भी हटाना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट इज आर, एंड यहाँ पर कोशेंट इज, और डिवीजन कुछ भी बोल सकता हूँ, कोशेंट इज आर। तो अब ये क्लियरली सभी को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो हम सपोज 2 नंबर चॉइस को देता हूँ, तो ये बोल रहा है कि डिफरेंस इज 10। क्लियर मेंशन कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। और अगर इसको बोलूँ कि 3, तो प्रोडक्ट इज 200, एंड अगर 4 दूँ तो डिवीजन होगा, दैट इज कोशेंट इज 2। ओके, तो अब ऐसा करके हम क्लियरली मेंशन कर सकता हूँ कि एक्चुअली विच ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। और अगर 1 2 3 4 में से किसी भी नहीं दूँ तो वो दिखाएगा रॉन्ग चॉइस। अगर से 6 दे दिया तो बोलेगा रॉन्ग चॉइस। तो अभी तो सब कुछ ठीक ही है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन दे दिया, यूजर चाहे कुछ भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमको स्विच केस से ही करना है, तो ये हम इफ एल्स से भी कर सकता था। ये मैंडेटरी नहीं है कि स्विच केस से ही करना है, तो ये हम इफ एल्स से भी अच्छा तरीके से ही कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और भी अच्छा होगा इफ एल्स से। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इक्वालिटी कंपैरिजन ही अलाउड है, और तो किसी कंपैरिजन अलाउड ही नहीं है। ओके, तो स्विच केस तो और भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, सब कुछ हम कर ही नहीं सकता हूँ। तो लेकिन इफ एल्स से हम सभी कुछ कर सकता हूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पर। तो हम ये भी दिखाता हूँ अभी कि ये इफ एल्स से हम कैसे करूँगा। तो बहुत ही ईजी है। ओके, तो अभी हम इसको हटा देता हूँ। अभी हम ये मेनू तो ठीक ही रहेगा, ये हम अभी इफ एल्स से करूँगा।
तो हम लिखूंगा इफ सी एच डबल इक्वल टू 1। ओके, हमने तो पहले ही बोला कि स्विच केस तो इंटरनली डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने भी डबल इक्वल टू यूज करेंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। okay. तो अब अगर सी एच डबल इक्वल टू 1 है तो हम पहले तो r इक्वल टू एक्स प्लस वाई करूँगा और प्रिंट एफ करके लिख दूंगा सम इज कोलन %d कॉमा देकर r। ओके, तो यहाँ पर तो कोई ब्रेक देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इफ एल्स इफ में तो एक ही स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है, मतलब ये और भी अच्छा है। ओके, हमको ब्रेक ऐसा कुछ देने का ज़रूरत ही नहीं है। तो एल्स इफ सी एच डबल इक्वल टू अगर 2 है तो हम यही लिखेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर दूंगा, दैट इज x माइनस वाई एंड डिफरेंस इज diff is or difference is r, और यही कॉपी करूंगा else if ch double equals to 3 and x star y and product is r, and else if ch double equals to 4 and x slash 1 and quotient is %dr, और लास्ट में else if नहीं लिखूंगा, सिर्फ else यहाँ पर जस्ट मैसेज दूंगा रॉन्ग चॉइस। ओके, दैट इज रॉन्ग चॉइस। यहाँ पर ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही तो लाइन है। ओके, तो यही हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो अब देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं। ओके, तो मेनू दिखा दिया, मैं दिखाता हूँ 1, ये सम इज 30। ओके, कोई ब्रेक का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, दो ब्लॉक तो एक साथ एग्जीक्यूट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोई ब्रेक ऐसा कुछ देने का ज़रूरत भी नहीं और दे भी नहीं सकता हूँ। ओके, इफ एल्स के साथ तो ब्रेक अलाउड नहीं है, तो ब्रेक सिर्फ हम स्विच के अंदर ही दे सकता हूँ, इफ एल्स के साथ हम ब्रेक नहीं दे सकता। स्विच और लूप में दे सकता हूँ, लूप हम तो बाद में देखूंगा। ओके, तो सम इज 30 और यहाँ पर से 2 दे दिया, तो डिफरेंस इज 10 एंड से 3 दे दिया, तो प्रोडक्ट इज 200 और से 4, तो क्वोशंट इज 2 एंड अगर कुछ भी नहीं दिया से 8 दे दिया, तो रॉन्ग चॉइस। ओके, तो पहले जो हमने किया था वो सेम तरीके से काम कर रहा है। ओके, कोई डिफरेंस नज़र में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बोलता था कि स्विच केस ही करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हम इफ एल्स से भी कर सकता हूँ। तो कोई किसी लोग पसंद करता है स्विच केस को यूज़ करना और किसी लोग इफ एल्स यूज़ करना। पाइथन में तो स्विच केस है ही नहीं, तो हमको तो इफ एल्स ही यूज़ करना है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम स्विच केस यूज़ कर सकता हूँ, जो हमारा मर्जी है। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो अब तक तो इंटीजर के साथ काम किया है, और अब देखना है कि हम कैरेक्टर के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर अभी कैरेक्टर ले लेता हूँ, से कैर एक्स इक्वल टू से जी। ओके, तो हम इसके साथ ये जो कैरेक्टर सी एच लेता हूँ,
ये सी एच के साथ हम और कोई दूसरा कैरेक्टर को कंपेयर करूंगा, करके देखूंगा कि मैच हो रहा है या नहीं और किसके साथ मैच हो रहा है। तो केस से लिख दिया, कोटेशन के अंदर अभी लिखना है क्योंकि कैरेक्टर तो कोटेशन सिंगल कोट के अंदर ही लिखता हूँ। तो कैर ए लिख दिया और यहाँ पर से प्रिंट ए, ओके, और यहाँ पर भी केस से एच एंड प्रिंट एच, और केस से जी कोलन प्रिंट जी, और डिफॉल्ट कोलन प्रिंट अदर। तो यहाँ पर भी हमने कोई ब्रेक नहीं दिया है। तो सी एच के अंदर है जी, तो वो पहले ए के साथ कंपेयर करेगा ये जी को, मतलब यहाँ पर एस की वैल्यू कंपेयर होगा। जी का जो एस की वैल्यू और ए का जो एस की वैल्यू वो सेम है या नहीं वो कंपेयर कर रहा है। ओके, यहाँ पर एस की वैल्यू के साथ कंपेयर हो रहा है और जी का और ए का तो एस की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये तो मैच नहीं होगा। और ये आ जाएगा सेकेंड केस में और वो चेक करेगा जी के साथ एच का जो एस की वैल्यू वो मैच कर रहा है या नहीं। दैट इज जी डबल इक्वल टू एच और नॉट, तो ये भी मैच नहीं करेगा। और वो थर्ड केस में आएगा और चेक करेगा जी के साथ जी मैच कर रहा है या नहीं, और ये तो मैच कर गया, तो मतलब ये प्रिंट जी अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर तो वो रुकेगा नहीं, यहाँ पर तो कोई ब्रेक नहीं है, मतलब वो आदर भी एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर बैकस्लैश n और यहाँ पर भी बैकस्लैश n, ओके। मतलब अभी हमारा आउटपुट होगा जी एंड अदर, ओके, जी एंड अदर, ओके। और अगर यहाँ पर ब्रेक दे दूं ये प्रिंट के साथ, तो अब सिर्फ जी एग्जीक्यूट होगा और होके रुक जाएगा। मतलब रुकेगा मतलब इसके बाद तो वो बाहर चला जाएगा, जब भी ब्रेक मिलेगा यहाँ से वो स्विच का बाहर चला जाएगा, मतलब लाइन नंबर 26 में, ओके जी। तो ये जो हो रहा है, मतलब ये जो हमने बोला कि पहला जो केस स्टेटमेंट मैच कर रहा है और अगर ब्रेक नहीं दिया वो तो नीचे आ रहा है, ये जो फीचर, तो ये एक फीचर है। तो इस फीचर का एक नाम भी है, इस फीचर का जो नाम है उसको बोल रहा हूँ कि फॉल थ्रू, ओके। तो ये जो फीचर है इसको बोलता है कि फॉल थ्रू। फॉल थ्रू किसको बोलता है? जो केस स्टेटमेंट पहले मैच कर रहा है, ओके, फर्स्ट मैचिंग केस स्टेटमेंट, जो केस पहले मैच कर गया वो एग्जीक्यूट करने के बाद वो नीचे चलता रहेगा जब तक ना ब्रेक मिल रहा है उसको। इसी फीचर को बोलता हूँ फॉल थ्रू। पहला केस स्टेटमेंट जो मैच कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो नीचे भी चलता जा रहा है जब तक ना ब्रेक मिल रहा है। ये जो फीचर उसी को बोलता हूँ फॉल थ्रू, ओके। तो ये फॉल थ्रू कभी कभी हमारा पसंद होता है, हो सकता है, और पसंद नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो ये फॉल थ्रू जो हो रहा है ये तो किसी भी काम पे नहीं आ रहा है, ओके, ये तो यूजलेस है। लेकिन और भी बहुत सिचुएशन है जहाँ पर ये यूजफुल हो सकता है, ओके। मतलब फॉल थ्रू भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो कब ये यूजफुल होगा? यहाँ पर तो यूजफुल नहीं है, ओके। यहाँ पर तो हमको तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, फॉल थ्रू होने से तो रिजल्ट गलत आ रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन और भी सिचुएशन है जहाँ पर हम फॉल थ्रू यूज़ कर सकता हूँ।
तो अब वो दिखाता हूँ कि कहाँ पर हम फॉल थ्रू यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कहाँ पर ये यूज़फुल होगा हमारे लिए। ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर फॉल थ्रू यूज़फुल होगा। ओके, तो अभी हमको एक प्रोग्राम लिखना है कि एक कैरेक्टर को हमें लेना है यूज़र के पास से और चेक करना है कि वो वावेल है या नहीं। ओके, दैट मीन्स टेक ए कैरेक्टर from user and check whether it is vowel or not. ओके, तो ये कैरेक्टर जो लिया वो इससे ही काम चलेगा। तो अब इसका अंदर क्या लिखूंगा, तो पहले लिखूंगा कि सभी जो वावेल है इसके साथ हमको कंपेयर करना है। मतलब वावेल क्या क्या होता है, तो छोटा बड़ा सभी चेक करूंगा हम, मतलब लोअर केस अपर केस दोनों ही चेक करना है। ओके, तो दैट मीन्स केस पहला तो ए होगा और कोलन और उसके बाद होगा ई, ओके कोलन और उसके बाद होगा आई कोलन और उसके बाद होगा ओ और कोलन और उसके बाद होगा यू कोलन और इसके बाद सभी जो अपर केस है वो भी चेक करना होगा क्योंकि यूज़र तो कुछ भी दे सकते हैं। ये भी कॉपी कर दिया, तो इसको हम कैपिटल कर दूं, ए ई आई ओ एन यू। ओके, तो हम लास्ट में जाकर लिखूंगा यहाँ पर कि प्रिंट इट इज वावेल। ओके, और डिफॉल्ट में लिखूंगा प्रिंट इट इज कॉन्सोनेंट। तो वावेल नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है। अब ये तो ऐसे तो बोल नहीं सकता हम क्योंकि वावेल कॉन्सोनेंट के अलावा भी तो और भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन हम एज्यूम कर लेता हूँ अभी के लिए कि यूजर सिर्फ वावेल और कांस्टेंट मतलब लेटर ही दे रहा है, अल्फाबेट ही दे रहा है, अल्फाबेट के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है, ऐसा ही एज्यूम करके हम लिखता हूँ। ओके, तो कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ये वावेल के पास एक ब्रेक देना है इसके बाद, क्योंकि अगर ये वावेल है तो उसके वो तो दिखाएगा इट इज़ वावेल और उसके बाद इट इज़ कॉन्सोनेंट ये भी दिखा देगा। ओके, ऐसा तो नहीं करना है, किसी एक ही तो दिखाना होगा, इसके लिए यहाँ पर ब्रेक देना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमने से वावेल ही ले लेता हूँ, से कैपिटल ए ले लेता हूँ। तो अभी ये कैपिटल ए के साथ ये पहला केस को मैच करेगा, कंपेयर करेगा। ये स्मॉल ए मतलब यहाँ पर होगा स्मॉल ए डबल इक्वल टू कैपिटल ए, ये दोनों एस की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, मतलब 97 के साथ वो 65 को कंपेयर कर रहा है। स्मॉल ए का एस की वैल्यू 97 और कैपिटल ए का एस की वैल्यू 65। तो ये दोनों एस की वैल्यू तो सेम नहीं हो रहा है, मतलब ये तो मैच नहीं हुआ। और वो आएगा सेकेंड केस में, मतलब ई में। तो मतलब ये कैपिटल ए मतलब 65 के साथ वो चेक कर रहा है ई का जो एस की वैल्यू होगा उसके साथ, ये भी तो मैच नहीं करेगा। तो और वो आएगा आई के साथ कंपेयर करेगा, इस थर्ड केस में आया है, और वो कैपिटल ए के साथ आई को कंपेयर करेगा, ये भी मैच नहीं हो रहा। और वो आएगा फोर्थ केस में ए के साथ ओ को कंपेयर करेगा, ये भी मैच नहीं हो रहा। और वो आएगा नेक्स्ट केस में दैट इज ए के साथ यू को कंपेयर करेगा, ये भी मैच नहीं हो रहा है। अब आएगा ये नेक्स्ट केस में दैट इज ए, अब ये मैच कर गया, ए के साथ ए मैच कर गया। इसका मतलब ये केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ तो कुछ हमने नहीं लिखा है और ब्रेक भी नहीं है, मतलब वो नीचे चलता रहेगा। तो
कुछ आउटपुट तो अभी तक नहीं आएगा, लेकिन वो नीचे चलता रहेगा। मतलब ये केस ई यहाँ पर भी आएगा वो, और यहाँ पर भी तो है नहीं कुछ, और ये नीचे भी आएगा आई में, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और भी नीचे आएगा ओ में, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। वो ब्रेक सर्च कर रहा है। इसका जो टारगेट है सी कंपाइलर नीचे क्यों आ रहा है, वो नीचे आ रहा है इसलिए सर्च करते करते वो सर्च कर रहा है कब तक ब्रेक मिल रहा है। हाँ, तो सी कंपाइलर जो यहाँ पर कर रहा है कि यहाँ पर सर्च कर रहा है कि कहाँ पर ब्रेक है, वो ब्रेक के लिए सर्च कर रहा है, इसके लिए नीचे आ रहा है। ओके, जब तक ना ब्रेक मिल रहा है तब तक वो नीचे आ रहा है। ओके, जहाँ पर उसका ब्रेक मिल जाएगा वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब वहाँ से ही वो स्विच का जो क्लोजिंग ब्रैकेट उसका बाहर चला जाएगा। यही उसका टारगेट है कि कहाँ पर ब्रेक मिल रहा है उसको सर्च करना। तो अब तक तो किसी भी जगह पे ब्रेक नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो नीचे आ रहा है ब्रेक के लिए। तो अब ये इसका जो केस यू मिलेगा वहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है और ब्रेक भी है, और अगर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देगा, और यहाँ पर ब्रेक भी है तो यहाँ पर वो रुक जाएगा, मतलब स्विच का बाहर चला जाएगा। और अभी वो इट इज वावेल इसको दिखाकर स्विच के बाहर चला जाएगा। ओके, मतलब हमारा जो पहला कैरेक्टर मैच किया था वो यहाँ पर किया था ए में, लेकिन हमको आना है नीचे तक, ये वावेल तक। ओके, इट इज वावेल, इसको हमें दिखाना है। ओके, इसलिए हमको यहाँ पर आना है उसको। ओके, इस सी कंपाइलर को यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर आने के बाद जो मैसेज हम दिखाऊंगा वो दिखाने के बाद बाहर करना है, उसके पहले नहीं। ओके, तो इसीलिए हमने ये फॉल थ्रू को यूज किया। हमने ये जो स्टेटमेंट इट इज वावेल हमने लास्ट में लिखा है। ओके, लास्ट जो केस यहाँ पर लिखा है। तो अगर हमने ये फॉल थ्रू यूज नहीं करता था तब क्या करना पड़ता कि सभी केस में जाकर ये इट इज वावेल ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, सभी में इट इज वावेल ब्रेक ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए हमने ऐसा लिखा है, हमारे काम इजी हो जाएगा। एक ही बार हम इट इज वावेल लिखूंगा तभी हमारा काम हो जाएगा। तो यही है फॉल थ्रू का एक यूज। यहाँ पर हम यहाँ पर फॉल थ्रू का यूज कर सकता हूँ। ओके, ऐसा करके हम बार बार इट इज वावेल ऐसा सभी केस में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इसको चला कर देखता हूँ। तो अभी तो हमने ये सीएच को एज्यूम कर ही लिया ए, तो इट इज वावेल दिखा रहा है। ओके, और अगर हमने किसी भी वावेल लिखूँ तो काम करेगा। सपोज ओ लिख दिया, कैपिटल ओ, तभी इट इज वावेल। और अगर ई लिखा है स्मॉल ई, तभी इट इज वावेल। और अगर कॉन्सोनेंट कर दूं से एच कर दिया तो अब वो दिखाएगा कॉन्सोनेंट। अब दिख रहा है इट इज कॉन्सोनेंट। ओके, तो यही है फॉल थ्रू का एडवांटेज। हम यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इसको। तो ये प्रोग्राम हम इफ एल्स से भी कर सकता हूँ। तो हमने जो पहले ही बोला कि सभी स्विच केस स्टेटमेंट को हम इफ एल्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अब देखना है कि इसको हम कैसे इफ एल्स से कन्वर्ट करूंगा। तो अब इसको हटा दिया। ओके, तो अगर हमको इफ एल्स से लिखना है तो ऐसा लिखना होगा कि इफ सी एच डबल इक्वल टू, यहाँ पर भी डबल इक्वल टू लिखना होगा क्योंकि स्विच केस में तो सिर्फ डबल इक्वल टू ही यूज होता है इंटरनली। यहाँ पर भी हमको भी यूज करना ही होगा। तो सी एच डबल इक्वल टू अगर ए है, यहाँ पर अब लॉजिकल और देना होगा, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना होगा यहाँ पर। तो सी एच डबल इक्वल टू अगर ए है और सी एच डबल इक्वल टू अगर ई है और
सी एच डबल इक्वल टू अगर आई है और सी एच डबल इक्वल टू अगर ओ है और सी एच डबल इक्वल टू अगर यू है और ऐसे करके सभी को लिखना होगा और बाकी जो कैपिटल है वो भी लिखना होगा। इसको कॉपी कर देता हूँ, दैट इज ये कैपिटल कर दिया ए और ई और आई और ओ और यू। ओके, तो इसमें से अगर किसी भी कंडीशन ट्रू हो गया तो पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो और है। okay, अगर किसी भी कंडीशन मैच कर गया तो पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो अब हम प्रिंट कर दूंगा इट इज वावेल else printf it is consonant। ओके, यहाँ पर भी आउटपुट सेम ही होगा, इट इज कॉन्सोनेंट। सी एच के अंदर एच है और अगर इस वावल कर दूँ से ई कर दिया कैपिटल ई और इट इज वावल। तो यह भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब है हम सभी स्विच के स्टेटमेंट को इफ एल्स से कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उल्टा नहीं, मतलब सभी इफ एल्स को स्विच केस में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इफ एल्स में तो सभी ऑपरेटर अलाउड है और कांस्टेंट, वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट सभी अलाउड है। ओके, किसी भी डेटा टाइप अलाउड है। तो अगर इफ एल्स में फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप लेकर काम कर रहा हूँ वो तो स्विच केस में अलाउड नहीं है, मतलब वो इफ एल्स स्विच केस में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो मतलब इफ एल्स और भी ज़्यादा पावरफुल है स्विच केस से। तो एनीवे ये दूसरा तरीका है स्विच केस हम यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो अभी एनी कंडीशन, एनी कंफ्यूजन और डाउट? ओके, तो अब देखता हूँ जो थर्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। ओके, दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट टाइप 3। ओके, नंबर 3 सिलेक्शन टाइप जो है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये क्या है? ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क कोलोन। ओके, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये 3 ऑपरेंड के साथ काम करता है। इट वर्क्स विथ 3 ऑपरेंड्स। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है? दैट इज सिंटैक्स। तो इसका रिजल्ट जो होगा अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम कर सकता हूँ और डायरेक्ट भी दिखा सकता हूँ, प्रिंटफ के अंदर भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेरिएबल में स्टोर करके अगर दिखाना है तो हम ऐसे लिख रहा हूँ कि रिजल्ट इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 और यहाँ पर कंडीशन, ये एक्सप्रेशन कंडीशन हो सकता है और जो भी चाहे एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सप्रेशन और यहाँ पर देना है क्वेश्चन मार्क। ओके, और यहाँ पर ट्रू वैल्यू, ये भी एक एक्सप्रेशन ही होगा
और कोलन देकर फॉल्स वैल्यू, ये भी एक एक्सप्रेशन ही होगा। ओके, ये तीनों साइड में जो दिया गया, तीनों पोर्शन में सभी एक्सप्रेशन ही होगा। और अगर ये एक स्टेटमेंट जैसा लिखूंगा, मतलब रिजल्ट में अगर स्टोर करना है ऐसे लिखूंगा, तो सेमीकोलन देना होगा लास्ट में। और अगर ये किसी फंक्शन पे अंदर लिख रहा हूँ तो सेमीकोलन तो नहीं दूंगा, हम ये डायरेक्ट वो फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। ओके, सेमीकोलन छोड़कर ये जो इक्वल टू का जो राइट साइड पोर्शन, इसको हम लिख दूंगा फंक्शन के अंदर। तो हम वो भी दिखा रहा हूँ। तो सपोज हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमको चेक करना है और फाइंड करना है कि दो नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर क्या है। दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर between two numbers। ओके, तो आप देखता हूँ ये कैसे होता है। okay. तो ये हमारा सिंटैक्स है। तो अब एक वेरिएबल लेता हूँ, x इक्वल टू 10, y इक्वल्स टू 20 एंड r। तो हम अभी r के अंदर रिजल्ट को स्टोर करूंगा, मैक्सिमम नंबर को। सो हम लिख रहा हूँ r इक्वल टू, अब लिखना है एक्सप्रेशन 1 और कंडीशन, कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, एक्सप्रेशन और कंडीशन, ओके, एनीथिंग। तो अब लिखूंगा कंडीशन, दैट इज x ग्रेटर देन y और क्वेश्चन मार्क। तो अब लिखना है कि अगर x y से ज़्यादा है तो कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो हम लिख दिया x। ओके, अगर x y से ज़्यादा है तो हमको एग्जीक्यूट करना है x, यही इसका ट्रू वैल्यू है। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, और कोलन देकर बोलना है y, दैट इज ये फॉल्स है, मतलब फॉल्स वैल्यू। मतलब अगर x y से ज़्यादा नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो हम ये y को एग्जीक्यूट करूँगा। और तो एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या, यहाँ पर तो हमने इक्वल टू लिखा है। अगर इक्वल टू लिखा है तब क्या होगा, ये जो ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, ये इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, हम ये इक्वल टू को छोड़ भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर सेमीकोलन दे सकता हूँ। ओके, अगर इसको चला दूँ तो तभी चलेगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो ये रिजल्ट को दिखाया नहीं। ओके, ऐसा लिखने से भी चलेगा, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने तो रिजल्ट को दिखाया नहीं। ओके, तो इसलिए रिजल्ट को दिखाने के लिए आइदर हमको ये प्रिंटफ के अंदर देना पड़ेगा और कोई वेरिएबल के अंदर ये रिजल्ट को स्टोर करना होगा। तो हम दोनों ही दिखाता हूँ। तो अब ये वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया r इक्वल टू, मतलब वो पहले x ग्रेटर देन y ये कंडीशन को इवेलुएट करेगा। मतलब 10 क्या 20 से ज़्यादा है? नो, 10 20 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया। मतलब वो जाएगा कोलन का राइट साइड में, दैट इज y, वो ये एग्जीक्यूट करेगा और इसका वैल्यू स्टोर कर देगा r में। ओके, और अब अगर r को दिखाऊं तो हम मैक्सिमम वैल्यू को देख सकता हूं, दैट इज मैक्स इज %t कॉमा देकर r। ओके, तो अब वो r का वैल्यू दिखा देगा, दैट इज 20। ओके, मैक्स इज 20। ओके, और अगर x का वैल्यू ज़्यादा है, 100 कर दिया, तो 100 अब 20 से ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। मतलब ये क्वेश्चन मार्क का राइट साइड में जो x है वो एग्जीक्यूट होगा और वो स्टोर कर देगा r में। ओके, और अब मैक्सिस दिखाएगा r, मतलब 100। ओके, 100। तो अब अगर ये जो आउटपुट, ये अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसको हटा दिया,
हम ये सेमीकोलन को छोड़ के हम ये डायरेक्ट ये आर के जगह लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, रिजल्ट एक ही होगा, मतलब जो ही वैल्यू एग्जीक्यूट होगा आइदर एक्स और वाई, ये परसेंट डी में वो बैठा देगा। ओके, तो इसका रिजल्ट भी एक ही होगा। ओके, सेम रिजल्ट, मैक्सिमम इज 100। तो हम यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दैट मीन्स दो टाइप में भी हम काम कर सकता हूँ, आइदर वेरिएबल में स्टोर करके हम लिख सकता हूँ, और बिना वेरिएबल में स्टोर करके डायरेक्ट प्रिंटफ में हम लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और यहाँ पर भी एक्स वाई के जगह हम कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, प्रिंटफ स्कैनफ कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऐसा लिख दिया कि यहाँ पर आर इक्वल टू तो कर दिया, पर आर दिखा देता हूँ, और यहाँ पर हम किसी भी मैसेज भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज प्रिंटफ स्कैनफ कुछ भी। ओके, और कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, से यहाँ पर 4000 5000 कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, अगर एक्स वाई से ज़्यादा है तो 4000 स्टोर हो जाएगा आर में, अदरवाइज 5000 स्टोर हो जाएगा आर में, ऐसा भी कर सकता हूँ। ये तो मीनिंगलेस हो गया, लेकिन हम चाहूँ तो कर सकता हूँ। 4000 स्टोर हो गया आर में, मैक्सिमम इस 4000 बोल रहा है, तो हम अगर चाहे तो कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये आर इक्वल टू का हटा दिया, और ये प्रिंट एफ भी। तो अब यहाँ पर ये 4000 के जगह हम लिख सकता हूँ कि प्रिंट एफ के फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम। ओके, ऐसा भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 5000 के जगह और भी प्रिंट एफ सेकेंड नंबर इज मैक्सिमम। ओके, ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट हम मैसेज और आउटपुट को दिखाना हो, किसी वेरिएबल में स्टोर करके नहीं दिखाना। अगर एक्स वाई से ज़्यादा होगा तो ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर एक्स वाई से ज़्यादा नहीं है तो ये दूसरा प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। ओके, दैट इज फर्स्ट नंबर इज मैक्सिमम दिखा दिया। और अगर फर्स्ट नंबर मैक्सिमम नहीं है तो हम ये सेकेंड मैसेज इसको प्रिंट कर देगा, सेकेंड नंबर इज मैक्सिमम। सेकेंड नंबर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये प्रिंटफ स्कैनफ सब भी लिख सकता हूँ, स्कैनफ भी लिख सकता हूँ। तो अगर दोनों काम एक साथ करना है, मतलब दो स्टेटमेंट अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, तो हमको एक कॉमा देकर करना है। ओके, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, अगर एक्स वाई से ज़्यादा है तो हम ऐसा बोल सकता हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और कॉमा देकर से स्कैनफ %d और एम्परसेंड से x। ओके, और कॉमा देकर printf you entered colon %d कॉमा x। ओके, ऐसा हम कुछ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर एक्स वाई से ज़्यादा नहीं है तभी हम कुछ कर सकता हूँ, तो हम इसको ही दिखाता हूँ। पहले एक्स को ज़्यादा कर दिया 100। ओके, तब ऐसा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको नीचे कर दिया हमने। ओके, तो एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि एक्स तो वाई से ज़्यादा है तो ये पहला एग्जीक्यूट कर गया, ये प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। तो आप देता हूँ 500 और दिखा रहा है कि यू एंटर्ड 500। दैट मीन्स ये जो मैसेज ये प्रिंट हो गया। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो अगर एक से ज़्यादा लिखना है, ओके, मतलब ये है ट्रू वैल्यू, ओके, और इफ ब्लॉक भी बोल सकता हूँ, या इफ ब्लॉक, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो कोलन का जो राइट साइड का पार्ट, यह है एल्स पार्ट, ओके, यह है एल्स पार्ट। मतलब ये इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हम जितने चाहे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। अगर एक से ज़्यादा लिख रहा हूँ तो कॉमा देकर सेपरेट करना होगा, ओके, और सेमी कोलन एकदम लास्ट में ही होगा। और अगर एक्स वाई से ज़्यादा नहीं है तो तभी हम प्रिंटफ स्कैनफ, ये जो लाइन, ये भी हम बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, यहाँ पर। और यहाँ पर भी लास्ट में सेमीकोलन देना है, एंटर सेकेंड नंबर बोल दिया, ओके। और ये y में स्टोर कर दूंगा, x में भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है y, ओके। तो यहाँ पर हाँ, तो यह जो है, हम ये जो सेकंड पार्ट जो है, ये कोलन के बाद ये पेरेंथेसिस के अंदर रखना है, ओके, ब्रेस नहीं, एक पेरेंथेसिस के अंदर रखना है, ओके, तब ये हो जाएगा। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो ये पहला वाला पार्ट, ये क्वेश्चन मार्क और कोलन का बीच में ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये कोलन के राइट साइड में आकर ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये अभी ये पेरेंथेसिस के अंदर रखना होगा, ओके, तभी काम हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन को फॉल्स कर दूं तो x का वैल्यू अगर 10 कर दूं तो ये बोल रहा है कि एंटर सेकंड नंबर, ओके। अब ये कोलन के राइट साइड में आ गया, ये बोल रहा है कि एंटर सेकंड नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर नहीं बोल रहा है। अभी हम 600 देता हूँ, अभी यू एंटर 600 और बोलकर स्टॉप हो गया, ओके। तो ऐसा करके हम एनी नंबर ऑफ लाइंस बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में, और ये कॉमा देकर बोलना होगा। और अगर कोलन का राइट साइड में एक से ज़्यादा बोलना है और वो एक ग्रुप के अंदर रखना है तो ये पेरेंथेसिस के अंदर रखना होगा, ओके। तो यही है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, ओके। एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। ओके, तो अब ये सिलेक्शन स्टेटमेंट खत्म हो गया और इसके बाद है लूप। तो नेक्स्ट फीचर इज लूप और इटरेशन। लूप को हम इटरेशन भी बोलते हैं, और रिपीटेशन, ओके, रिपीटेशन। तो ये रिपीटेशन क्या है? तो सपोज एक ही काम हमको अगर बार बार करना है तो हम लूप यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स टू एग्जीक्यूट सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स we use loop,
तो फॉर एग्जांपल हमको बोला है कि एग्जांपल 1 कि डिस्प्ले वर्ड हेलो 3 टाइम्स, 3 बार हमको हेलो वर्ड को दिखाना है। तो हम इसके लिए लूप यूज कर सकते हैं, एक ही काम हमको यहाँ पर बार बार करना है। तो लूप में हम 2 चीज बता दूंगा, दैट इज वी विल टेल सी कि 2 चीज हमको बता देना है, दैट इज नंबर 1 कि कौन सा काम करना है, मतलब व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू डू। और दूसरी बात जो बताना है कि कितने बार हम वो काम करना चाहता हूँ। पहले तो हम बताऊंगा कि कौन सा काम करना है, और सेकेंड पॉइंट जो बताऊंगा कि वो काम कितने बार करना है, दैट मीन्स हाउ मैनी टाइम्स। ओके, ये दोनों पॉइंट हम सी को बता दूंगा, और सी कंपाइलर क्या करेगा, वो जो काम हम करने के लिए बोल रहा हूँ वो काम उतनी बार कर देगा जितने बार करने के लिए बोला है। ओके, तो यही है लूप, एक ही काम वो बार बार करता रहेगा जब तक हमने करने के लिए बोला है। तो सी में 3 टाइप्स ऑफ लूप होता है, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ लूप। पहला जो है वो है फॉर लूप, और दूसरा जो है वह है व्हाइल लूप, और तीसरा जो है वह है डू व्हाइल लूप। ओके, तो ये जो फॉर एंड व्हाइल लूप है ये दोनों सेम है, सब सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब फंक्शनलिटी से अगर देखूं, फंक्शनलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों का फंक्शन सेम है। मतलब फॉर लूप से जो काम कर सकता हूँ वो व्हाइल लूप से भी कर सकता हूँ, और व्हाइल लूप से जो काम कर सकता हूँ वो फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। ओके, सिर्फ सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, सिंटैक्स में डिफरेंस है, लिखने का जो टेक्निक, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम पहले फॉर लूप को देखता हूँ, दैट इज फॉर लूप। तो इसका जो सिंटैक्स है, तो पहले लिखना है कि फॉर एक कीवर्ड है, और इसके बाद लिखना है, इसका जनरल सिंटैक्स बता रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इसका जनरल सिंटैक्स बता रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं कि ऐसा ही लिखना होगा, हम कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो सेमी कोलन ये देना है। ओके, सेमी कोलन के अलावा हम कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब सेमीकोलन के छोड़ के, यहाँ पर सेमीकोलन को छोड़ के हम ये इनिशियलाइजेशन के जगह हम कुछ भी लिख सकता हूँ, सेमीकोलन, और इसके बाद है कंडीशन। ओके, यहाँ पर भी कंडीशन के जगह हम कुछ भी लिख सकता हूँ, और ये नहीं भी लिख सकता हूँ, ये सभी ऑप्शनल है। और एक सेमीकोलन, ये 2 सेमीकोलन मैंडेटरी है। ओके, ये सेमीकोलन को छोड़ के और जो लिख रहा हूँ सभी ऑप्शनल है। और सेमीकोलन का राइट साइड में है वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यही काम हम नॉर्मली करता हूँ। ऐसा मतलब नहीं है कि वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ही होगा, हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। और ब्रेस दे रहा हूँ, ब्रेस ओपन क्लोज, ये भी ऑप्शनल है ब्रेस। अगर एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फॉर में तो हम ब्रेस दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर एक से ज़्यादा काम करना है एक साथ तो हमको ब्रेस देना होगा। और इसके अंदर है स्टेटमेंट, तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही है फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स। तो आप देखता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके, यहाँ पर सिर्फ 2 सेमीकोलन मैंडेटरी है, इसको हम ओमिट नहीं कर सकता हूँ, इस सेमीकोलन को, लेकिन सेमीकोलन को छोड़ के बाकी जो लिखा है सभी हम ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो लेकिन और एक बात है, अगर फॉर लिख दिया तो फॉर के लिए आइदर ये ब्रेस देना होगा, और अगर ब्रेस नहीं दिया तो एक स्टेटमेंट लिखना होगा। ओके, और वो स्टेटमेंट भी अगर लिखना नहीं चाहता हूँ तो एक सेमीकोलन देना होगा। मतलब एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर से इंट आई इक्वल टू 1, यह इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, और आई लेस देन और इक्वल टू 3, यह कंडीशन, सेमीकोलन, और आई प्लस प्लस, यह वेरिएबल इंक्रीमेंट किया है। तो सभी यहाँ पर ऑप्शनल है, सिवाय ये सेमीकोलन को छोड़ के। और अगर हमने ऐसा लिखकर छोड़ दिया, यहाँ पर कोई ब्रेस भी नहीं लिखा है और स्टेटमेंट भी हमने नहीं लिखा है, तो अब ये एक एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है कि अगर फॉर लूप लिखने जा रहा हूँ तो मिनिमम एक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, एक स्टेटमेंट इसके लिए एग्जीक्यूट करना ही होगा। तो यहाँ पर हमने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो अब ये एक एरर है। अगर चलाऊँ तो इमीडिएट एरर आएगा। यहाँ पर एरर दे दिया, बोल रहा है कि एक्सपेक्ट प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर ब्रैकेट। ओके, ये ब्रैकेट के ऊपर एक प्राइमरी एक्सप्रेशन ज़रूरी है। तो अगर कुछ नहीं भी लिखना है हमको तो एक सेमीकोलन देना ज़रूरी है। मतलब सेमीकोलन मीन्स नल स्टेटमेंट, तो हम सेमीकोलन भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नल स्टेटमेंट मतलब ये ब्लैंक स्टेटमेंट जो है वही वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो आउटपुट तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अभी प्रोग्राम सही है। ओके, प्रोग्राम चलेगा, आउटपुट नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। तो प्रोग्राम अभी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये सेमीकोलन मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ पर देना जरूरी है। ओके, तो अब यहाँ पर सेमीकोलन तो नहीं दूंगा, हम स्टेटमेंट लिख दूंगा, दैट इज printf hello। तो हेलो को 3 बार एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया, तो हम लिख दिया हेलो। तो अब देखना है ये काम कैसे करेगा। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो अब यहाँ पर एक टेबल करता हूँ, that is I, and I less than or equal to 3 and output। okay, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये int I equal to 1, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब यह है नंबर 1। ओके, नंबर 1 ये काम करेगा, मतलब I नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर चला जाएगा 1। ओके, मतलब I का वैल्यू हो गया 1, और ये आएगा यहाँ से ये कंडीशन पे, दैट इज ये होगा 2 नंबर, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा नंबर 2 में, सेकंड स्टेप में। और ये चेक करेगा I का वैल्यू क्या 3 से कम और इक्वल है, I का वैल्यू 1 है, तो 1 क्या 3 से कम और इक्वल है, यस 3 से कम ही है ये, मतलब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर जाएगा, अंदर मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है हेलो, यही लूप का अंदर में है, यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ये जो फॉर जो लाइन है, इस लाइन का इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट यही फॉर लूप के अंदर है, और इसके नीचे अगर कोई होता तो वो फॉर के बाहर होता। ओके, ये पहला वाला जो लाइन यही फॉर लूप के अंदर है, तो मीन्स ये हेलो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब वो दिखाएगा हेलो, और ये होगा नंबर 3। ओके, ये हेलो जो दिखाया यह है नंबर 3, और यहाँ से वो आएगा ये I प्लस प्लस में, मतलब ये I प्लस प्लस हुआ नंबर 4। ओके, तो हेलो दिखाकर वो आया I प्लस प्लस में, तो इसका मतलब I पहले 1 था, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से वो आएगा फिर से कंडीशन पे, और वो फिर से चेक करेगा,
कि आई का वैल्यू क्या 3 से कम और इक्वल है? आई का वैल्यू 2 है, 2 क्या 3 से कम और इक्वल है? यस, 2 3 से कम ही है, मतलब यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है। वो फिर से लूप का अंदर में जाएगा, मतलब ये प्रिंट हेलो, ये हेलो एग्जीक्यूट होगा। तो हेलो कहाँ पर दिखाएगा वो? कर्सर अभी सेम लाइन पे ही है। ओके, यहाँ पर तो प्रिंट एफ लिखा है, मतलब कर्सर सेम लाइन पे है, सिर्फ हेलो का बगल में ही ये और भी दूसरा हेलो को दिखा देगा। ओके, कोई स्पेस नहीं होगा यहाँ पर, कोई स्पेस नहीं होगा, सिर्फ साइड बाय साइड, हमने कोई स्पेस नहीं दिया है, सिर्फ साइड बाय साइड नेक्स्ट हेलो को दिखाएगा। और कर्सर अभी सेम लाइन पे है, इसका बगल में ही है ये ओ का। ओके, और वो फिर से जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब 4 नंबर में, और आई का वैल्यू 2 था, वो हो जाएगा 3, और फिर से वो कंडीशन पे जाएगा 2 नंबर, और फिर से चेक करेगा 3 क्या 3 से कम और इक्वल है? यस, 3 एंड 3 इक्वल, मतलब कंडीशन ट्रू। और ये फिर से लूप का अंदर जाएगा और दिखाएगा हेलो। कर्सर जहाँ पर है, कर्सर जहाँ पर है यहाँ पर दिखाएगा हेलो, और वो जाएगा फिर से आई प्लस प्लस में, और इसका मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, तो अब फिर से चेक करेगा 4 क्या 3 से कम और ज़्यादा है? 4 क्या 3 से कम और इक्वल है? नो, 4 3 से कम और इक्वल कुछ भी नहीं, मतलब कंडीशन फॉल्स। ओके, तो कंडीशन फॉल्स होने से वो लूप का बाहर चला जाएगा। बाहर का मतलब ये जो प्रिंट एफ जो लाइन, इसका नीचे, इसका इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर कुछ है तो, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, अगर होता तो यहाँ से चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मतलब हमारा आउटपुट हुआ 3 हेलो। ओके, तो अब इसको चला कर दिखाता हूँ कैसा होता है। तो ये 3 हेलो प्रिंट कर दिया साइड बाय साइड, कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है 2 हेलो के बीच में, क्योंकि हमने तो स्पेस नहीं दिया है। तो अगर हम स्पेस चाहता हूँ 2 हेलो के बीच में, तो हम ये हेलो स्पेस देकर ये कोटेशन दे सकता हूँ, तब 2 हेलो के बीच में स्पेस आ जाएगा। ओके, अभी स्पेस आ गया, तो और भी स्पेस दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना चाहे स्पेस दे सकता हूँ, उतना स्पेस देकर सेकेंड हेलो प्रिंट होगा। ओके, 2 हेलो के बीच में ये स्पेस आ गया। ओके, और बैकस्लैश एन भी दे सकता हूँ, तो वो नीचे आ जाएगा, ये स्पेस हटा दिया। ओके, अब ये हेलो नीचे आ गया, मैं बैकस्लैश एन दे दिया। ओके, और अब यहाँ पर 3 के जगह कुछ भी दे सकता हूँ, 10 कर दे सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, तो 1 से 10 बार 10 बार प्रिंट होगा हेलो। ये 10 बार प्रिंट कर दिया। ओके, और ये आई, इसका मतलब नहीं है कि हर टाइम 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, हम ये 5 से भी शुरू कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? 5 से 10 तक। ओके, मतलब आई इक्वल टू जब 5 होगा एक बार हेलो दिखाएगा, आई इक्वल टू जब 6 होगा तब एक बार हेलो दिखाएगा, आई इक्वल टू जब 7 होगा तब हेलो दिखाएगा, आई इक्वल टू जब 8 होगा तब एक बार हेलो दिखाएगा, आई इक्वल टू जब 9 होगा तब भी हेलो दिखाएगा, और आई इक्वल टू जब 10 होगा तब भी हेलो ही दिखाएगा। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये चलेगा, 5 से लेकर 10 तक, 5 इंक्लूडेड है, इसलिए 6 टाइम्स चलेगा ये। ओके, तो ये 6 टाइम्स दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6। तो हम जहाँ से भी चाहे शुरू कर सकता हूँ आई का वैल्यू,
कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वेरिएबल का नाम भी कुछ भी ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड, नो प्रॉब्लम। तो हम जनरली आई जे के ऐसा लेकर काम करता हूँ। ये फॉर लूप का काउंटर ऐसे यूज कर सकता हूँ। ओके, मतलब फॉर लूप कितने बार चल रहा है इसको काउंट करने के लिए हम ये आई का वैल्यू यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पर किसी भी नाम यूज कर सकता हूँ वेरिएबल का नाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर हम ये जो फॉर लूप का जो ब्रैकेट क्लोज, इस पर अगर इसके बाद अगर एक सेमीकोलन दे दूँ तो क्या होगा, तब आउटपुट क्या होगा। ओके, तो अगर हमने ये हेलो का पहले एक सेमीकोलन दे दिया यहाँ पर, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर हेलो कितने बार आएगा, हेलो यहाँ पर एक ही बार आएगा। ओके, तो क्यों आएगा, पहले रिजल्ट को देखता हूँ, आउटपुट यहाँ पर हेलो एक ही बार दिखाया, यहाँ पर 6 टाइम्स नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि ये जो सेमीकोलन हमने दिया ये है नल स्टेटमेंट, मतलब ये फॉर लूप के इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये सेमीकोलन। ये जो हेलो ये अभी लूप का बाहर चला गया। ओके, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब अभी ये जो हेलो ये लूप का बाहर चला गया, लूप के अंदर नहीं है। लूप के अंदर कौन स्टेटमेंट है, ये सेमीकोलन, मतलब नल स्टेटमेंट, यही लूप के अंदर है। और ये हेलो लूप का बाहर है, इसीलिए हेलो एक बार आया है और ये लूप बेकार चला गया। ओके, मतलब 6 टाइम्स ये नल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद ये हेलो एग्जीक्यूट होगा एक बार। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हेलो एक बार आ रहा है। ओके, ओके, तो अभी तक कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट डे हम और भी एग्जांपल देखेंगे लूप का, बहुत सारे।